वेलकम फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने उसके बारे में थोड़ा सा जनरल चीज़ें चेक की थी। अब उसी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस होते हैं जब किधर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं, तो उनमें क्या चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यानी उस पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देखेंगे कि वो कब कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंशली चेंज इन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ठीक है, यानी जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन जाते हैं, तो उस समय जो प्रॉपर्टीज़ है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें एक सीक्वेंस में डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होता है। ठीक है, वो चेंज होती है। जब हम उसमें ऊपर से नीचे जाते हैं तब भी वो चेंज होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। अब पीरियोडिसिटी में जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, उन प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलेंगे हम? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जैसे कि एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और आयनाइजेशन, एंथैल्पी और वैलेंसी, ये सारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन जाते हैं तो कहीं पर ये बढ़ती है और कहीं पर ये घटती है। ठीक है, डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है। तो वो सारा आज चेक करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लेफ़्ट टू राइट या अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है, तो वो सारा हम चेक करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं एटॉमिक साइज़। अब एटॉमिक साइज़ को देखते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है। अब एटॉमिक साइज़ में जब हम ग्रुप की बात करें, जब हम ग्रुप में चलते हैं अप टू डाउन, यानी ग्रुप में नीचे की तरफ चलते हैं, तो जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होती है। और जब पीरियड में चलते हैं लेफ़्ट टू राइट, जब पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होती है। अब इसका कारण क्या है एटॉमिक साइज़ का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का? अब यहाँ पर देखते हैं ग्रुप में। अब जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या होता है कि जो ऑर्बिट्स की या सेल्स की जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक ऑर्बिट है और लिथियम का 2 ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, और सोडियम के कितने ऑर्बिट्स हैं? 3 हो गए, और पोटेशियम के 4 ऑर्बिट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट में इनका कॉन्फ़िगरेशन शो किया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। इस तरह से यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट है, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो लास्ट वाला ऑर्बिट है उसमें सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, इसमें भी जो लास्ट वाला ऑर्बिट है, जो अंतिम, ठीक है, एंड वाला ऑर्बिट है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के में, और लिथियम के में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम के आखिरी ऑर्बिट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिट्स की संख्या इंक्रीज़ होती है, उनकी नंबर इंक्रीज़ होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज दूर होता जाएगा तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्बिट्स हैं वो फैल जाते हैं, यानी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो फैल जाता है, क्योंकि उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा। ठीक है, तो इस वजह से जैसे जैसे ऑर्बिट्स की संख्या इंक्रीज़ होती है नीचे जाने पर ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गई ग्रुप की बात, जिसमें कि एटॉमिक साइज़ नीचे जाने पर इंक्रीज़ होती है। अब पीरियड के देखते हैं हम। अब पीरियड में देखते हैं, जैसे लेफ़्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में, तो मैंने यहाँ पर पीरियड 3 लिया है, जिसमें कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये
एलिमेंट्स हैं। अब इनमें देखते हैं, जब हम इनमें सेल्स की बात करते हैं ऑर्बिट्स की, तो सभी में सेल्स समान रहते हैं। इसमें भी सोडियम में भी 3 ही सेल है, मैग्नीशियम में भी 3 ही है, और एल्यूमिनियम में, सिलिकॉन में, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सब में 3-3 ही सेल्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो जो लास्ट वाला ऑर्बिट है उसमें सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन हैं, मैग्नीशियम के 2, और एल्यूमिनियम के 3, और सिलिकॉन के 4। तो ऐसे नीचे जाने पर जो लास्ट ऑर्बिट में, अंतिम ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो इंक्रीज़ होती जाती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज़ होती जाती है, तो जो प्रोटॉन है, ठीक है, जो प्रोटॉन है या जो न्यूक्लियस है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो जिससे उससे क्या होता है कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है। वो ऑर्बिट्स हैं बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। किसकी वजह से? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज किसके द्वारा लगाया जाता है? प्रोटॉन्स के द्वारा, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है एटॉमिक साइज। ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अधिकतर प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझना है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी एटम से, ठीक है, कोई भी गैसियस एटम है अपने पास, गैसियस एटम का मतलब केवल एक ही एटम है अपने पास जो कि गैसियस स्टेट में, गैस स्टेट में है, उस गैसियस एटम से, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो गैसियस एटम है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब वो नेचर से जैसा प्राप्त होता है, यानी किसी से रिएक्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एटम। ठीक है। तो किसी भी न्यूट्रल एटम से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अब जैसे जैसे हम एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी मान बढ़ता जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी है? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अब कैसे ये इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होती है पीरियोडिक टेबल में? अब जब हम ग्रुप में चलते हैं, अप टू डाउन चलते हैं ग्रुप में, तो ये डिक्रीज़ होती है। वो डिक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर देखो आप, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया। अब जब अट्रैक्शन ही कम हो गया तो ये जो प्रोटॉन है वो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये खुला घूमता रहेगा। ठीक है। इस पर फोर्स कम होगा प्रोटॉन का, तो जब फोर्स कम होगा प्रोटॉन का तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है। यानी कम एनर्जी में ही हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो मान होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है। इसमें सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़रूरत होगी, फिर इसमें थोड़ी ज़्यादा, फिर इसमें इससे भी ज़्यादा। ठीक है। और इसमें ग्रुप में सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान डिक्रीज़ होता जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है। अब पीरियड में देखते हैं, पीरियड में क्या होता है
जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान इंक्रीज़ होता जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी जो चार्ज प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स पर लगाया जाता है, वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उनको निकालना मुश्किल होगा। तो उनको निकालने के लिए हमको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पीरियड में इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे बोलते हैं? जैसे मेरे पास ये कोई एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है, ठीक है, और ये न्यूट्रल एटम है। इस इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर, जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? नेगेटिव में, यानी एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये एनाइन में कन्वर्ट होता है तो ये एनाइन में कन्वर्ट होते समय कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पर जो डेल्टा एच ई जी है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यानी किसी भी गैसियस एटम से एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब जब हमको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जब डालना हो, ज़बरदस्ती किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डालना हो तो उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, यानी ऐसा एटम जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहता है, ठीक है, उसको ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो उसको देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एटम में डालने के लिए। तो उस समय जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव कब होती है? जब कोई एटम अपने आप ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हो, यानी ऐसा एटम जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता हो। ठीक है, तो उस समय वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करते ही एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो उस समय जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो क्या होगी? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहाँ पर जो एनर्जी का मान होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसे घटती है या बढ़ती है। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जाता है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो वहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, तो जब अट्रैक्शन कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की चाह नहीं रखेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की। तो उस समय क्या होगा? उसमें अगर अपने को इलेक्ट्रॉन डालना है तो डालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी की। ठीक है, तो वहाँ पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका मान डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर हमको पॉजिटिव एनर्जी यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बढ़ाना होगा। तो जब ये पॉजिटिव गेन एंथैल्पी बढ़ेगी तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अपने आप ही कम हो जाएगा ग्रुप में। ठीक है, और जब हम पीरियड में चलते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, वो इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ग्रुप में, जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है और उसकी वजह से वो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनमें कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे। ठीक है, वहाँ पर पहले से ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा और उसकी वजह से क्या होता है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे कि एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी कौन सी होगी? नेगेटिव डेल्टा एच ई जी। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका मान वहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है,
अब फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, यानी कोई एटम है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर में कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, उसको थोड़ा अपनी तरफ खींचता है बार बार। ठीक है, दोनों जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा इसकी तरफ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है और ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होती है। जब हम ग्रुप में अब ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ होती है। वो डिक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम की साइज़ इंक्रीज होती जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो जब अट्रैक्शन कम होगा तो ये यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर अदर इलेक्ट्रॉन आता है बाहर से तो उसको ये वाला एलिमेंट अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि इस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम रहेगी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और जब अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ़ सेल्स की संख्या तो समान होती है। ठीक है, नंबर ऑफ़ सेल्स की संख्या तो समान होती है, पर क्या होता है कि उनमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होती जाती है, जिससे कि क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उस एलिमेंट के द्वारा अदर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है, टेंडेंसी इंक्रीज होती जाती है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंसी। अब वैलेंसी का मतलब है कि किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। अब जब कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो कौन सा आयन बनाता है, नेगेटिव आयन। ठीक है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो वो कौन सा आयन बनाता है, नेगेटिव आयन। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को देता है, दूसरे एटम को देता है, तो वो कौन सा आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स की क्या क्या वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप की जो वैलेंसी है वो +1 होगी और सेकंड ग्रुप की +2 होगी। ठीक है, और पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। तो 13th ग्रुप की जो वैलेंसी होगी वो +3, 14th ग्रुप की +4 या -4। ठीक है, इसकी 2 वैलेंसीज होती हैं, +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। अब 15th ग्रुप की -3, 16th की -2 और 17th की -1 और 18th की 0। ठीक है, तो 14 से प्लस माइनस होती है और फिर बाद में ये 17 तक माइनस में जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 18th ग्रुप है
उसकी जो वैलेंसीज है वो 0 होती है। इस वजह से इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 0 ग्रुप के एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या इस ग्रुप को हम 0 ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। 18 ग्रुप में कौन सी गैसेज आती हैं? नोबल गैसेज आती हैं, नोबल गैसेज आती हैं, या हम इनको इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं, जो कि 18 ग्रुप में आती है। ठीक है। अब इनमें इनकी जो वैलेंसी है वो 0 होने की वजह से ये जो गैसेज हैं वो किसी भी दूसरे एटम या एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 है। अब डी ब्लॉक की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक की जो वैलेंसीज होती हैं या उसमें आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, वेरिएबल होती हैं। ठीक है, तो ये +1 से लेकर +7 तक हो सकती हैं किसी भी एलिमेंट की, तो ये वेरिएबल है। ठीक है। और एफ ब्लॉक की जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंसीज हैं वो भी वेरिएबल होती हैं। ये +3 और +4 होती है, जनरली ये +3 और +4 होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, यानी पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज होती हैं। तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही देने के लिए इलेक्ट्रॉन है। जब वो दे रहा है तो वो लेगा क्यों। ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से वो कौन सा आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब जब कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाता है तो इसका मतलब है कि उसकी वो क्या है, मेटल है। ठीक है। तो जितने पॉजिटिव आयन्स बनाएगा उतने ही उसके मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पीरियड में। जब पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। ठीक है। और जब एटॉमिक साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। वो जो जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है या जिनको आयनाइजेशन एंथैल्पी की ज़्यादा ज़रूरत है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है। वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो बाहर से कोई भी एटम होगा जो तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको भी वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है कोई भी एलिमेंट तो कौन सा आयन बनाता है, नेगेटिव आयन। ठीक है। तो जब नेगेटिव आयन बनता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एलिमेंट पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, या ऐसे भी बोलते हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज़ होते हैं। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं
मेटेलिक कैरेक्टर्स वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जो कि पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। आई होप इसमें आप पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कम समझ में आए तो आप जो शुरू वाला इसका शुरुआत वाला पोर्शन है वो दोबारा देखिए। ठीक है, जिसमें कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो गया है या समझ में आ गया है तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो आपको आसानी से या समझ में आ जाएगी। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझना ज़रूरी है। तो अगर समझ में कम आया है तो आप उस वाले पोर्शन को दोबारा देखिए और आगे का शुरू कीजिए। उसके बिना आपको ये चीज़ें या अगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम समझ में आएंगी। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।